ओके, नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है आपका रिटेनोब्लास्टोमा, जिसको हम आरबी से डिनोट करते हैं। देखो, लाइक P53 जीन, जो रिटेनोब्लास्टोमा है, ये जो प्रोटीन है ये भी कैसी होती है, न्यूक्लियर प्रोटीन होती है, प्रेजेंट होती है ईच एंड एवरी सेल्स के अंदर, क्या होती है, प्रेजेंट होती है। इसके अलावा रिटेनोब्लास्टोमा जो जीन है ये क्या करता है, एनकोड करता है एक प्रोटीन को, जिसको हम क्या बोलते हैं, प्रोटीन रिटेनोब्लास्टोमा बोलते हैं। रिटेनोब्लास्टोमा फर्स्ट क्या होता है, ये एक ट्यूमर सप्रेसर जीन से, जो क्या करता है, ट्यूमर को क्या करता है, सप्रेस करने का काम करता है। कैसे सप्रेस करता है, इट इज ए नेगेटिव रेगुलेटर ऑफ सेल साइकिल। जो सेल साइकिल है उसका क्या होता है, नेगेटिव रेगुलेटर होता है। दैट मीन्स सेल जो साइकिल्स है उसमें सेल साइकिल्स को क्या करता है, जीवन फेज के अंदर क्या करता है, अरेस्ट करके रखता है। इसके अलावा रिटेनोब्लास्टोमा जो फर्स्ट है, ये फर्स्ट डिस्कवर्ड क्या है, ट्यूमर सप्रेसर जीन्स है। अगर रिटेनोब्लास्टोमा जीन के अंदर क्या हो जाए, लॉस ऑफ फंक्शन है, ड्यू टू लॉस ऑफ फंक्शंस इन रिटेनोब्लास्टोमा, एक डिजीज होती है, कैंसर्स होता है, ट्यूमर होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, रिटेनोब्लास्टोमा बोलते हैं। इसके अलावा मैनी अदर टाइप के कैंसर्स भी क्या करता है, प्रोड्यूस करता है। जैसे ही रिटेनोब्लास्टोमा फर्स्ट जीन के अंदर म्यूटेशंस होगा, लॉस ऑफ फंक्शंस होगा, तो क्या डेवलप होगा, रिटेनोब्लास्टोमा डेवलप होगा। ये रिटेनो जो ब्लास्टोमा है ये क्या है, ट्यूमर होता है बच्चों के अंदर, रेटिना के अंदर। रिटेनोब्लास्टोमा फर्स्ट के जो जीन है, क्रोमोजोम नंबर 13P पे क्या होते हैं, लोकेटेड होते हैं। डेट मीन्स जो शॉर्ट जो आर्म है उस पर लोकेटेड होते हैं 14.2 बैंड के ऊपर। प्रोटीन रिटेनोब्लास्टोमा है, ये जो प्रोटीन है ये एनकोडेड होती है किससे, रिटेनोब्लास्टोमा फर्स्ट जीन से एनकोडेड होती है, न्यूक्लियर प्रोटीन होती है। इसके मोलिकुलर वेट की बात करें तो इसका मोलिकुलर वेट होता है अप्रोक्सीमेटली 110 किलो डाल्टन, इसका वेट होता है। इसके अलावा अगर हम बात करें रिटेनोब्लास्टोमा की, अगर हम सीक्वेंस की बात करें तो ड्यू टू सीक्वेंस सिमिलरिटी, जो रिटेनोब्लास्टोमा इसकी दो फैमिली प्रेजेंट होती है, जिनको हम रिटेनोब्लास्टोमा फर्स्ट एंड रिटेनोब्लास्टोमा सेकंड्स के नाम से जानते हैं। दोनों जो रिटेनोब्लास्टोमा जो फैमिली है, रिटेनोब्लास्टोमा जो फर्स्ट है वो क्या करती है, P107 प्रोटीन को कोड करती है, और जो रिटेनोब्लास्टोमा जो सेकंड है वो प्रोटीन 130 को क्या करती है, सिंथेसाइज करती है। ऑल फैमिलीज की बात करें और रिटेनोब्लास्टोमा जो फैमिली है, इनके अंदर क्या होती है, कुछ कंजर्व डोमेन प्रेजेंट होती है, जिनको हम रेफर्ड करते हैं पॉकेट्स के नाम से जानते हैं। और ये जो पॉकेट्स होते हैं रिटेनोब्लास्टोमा फैमिली मेंबर्स के जीन्स की, जो इंटरेक्ट करती है किसके साथ, LXC मोटिव्स के साथ क्या करती है, इंटरेक्ट करती है। और इसी रीजन की वजह से जो रिटेनोब्लास्टोमा जो फैमिली है, इनको हम ऑल्सो नोन एज पॉकेट प्रोटीन, इन्हें हम पॉकेट प्रोटीन के नाम से जानते हैं। अगर यहाँ पे बात करें हम LXC की बात करें तो ये क्या होती है, अमीनो एसिड सीक्वेंस होती है। हेयर L रिप्रेजेंट करता है लाइसिन को, C रिप्रेजेंट करता है, सॉरी L रिप्रेजेंट करता है लुसाइन को, C रिप्रेजेंट करता है साइटोसिन्स को, एंड E रिप्रेजेंट करता है आपके एस्पार्जिनिन को, क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो इन सीक्वेंस से क्या करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें नॉर्मल जीन्स की बात करें, नॉर्मल अनडिवाइडिंग सेल्स की बात करें, तो नॉर्मल अनडिवाइडिंग सेल्स के अंदर जो रिटेनोब्लास्टोमा जो जीन्स होता है ये अनफॉस्फोराइलेटेड होता है। और अनफॉस्फोराइलेटेड जो रिटेनोब्लास्टोमा होता है ये कैसा होता है, एक्टिव फॉर्म होती है। जब रिटेनोब्लास्टोमा एक्टिव होता है तो क्या करता है, एक ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है E2F को क्या रखता है, बाउंड करके रखता है। इसके अलावा एक अनदर प्रोटीन होती है DP प्रोटीन, जिसको हम डाइमराइजेशन डोमेन के नाम से जानते हैं। ये जो डाइमराइजेशन जो प्रोटीन है या DNA बाइंडिंग जो प्रोटीन से ये क्या करती है, प्रोवाइड करती है स्टेबिलिटी टू E2F फैक्टर्स, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर टू द जीनोम। जब E2F जो फैक्टर्स है जब जीनोम के साथ बाइंड होता है तो उसको जीनोम से बाइंड होने में क्या करती है, स्टेबिलिटी प्रोवाइड करती है। तो नॉर्मल अनडिवाइडिंग सेल्स के अंदर ये जो रिटेनोब्लास्टोमा है इस ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर को क्या रखता है, होल्ड करके रखता है, बाउंड करके रखता है, और इसकी एक्टिविटी को क्या कर देता है, इनिबिट कर देता है। देखो, अगर हम कंपेयर करें किससे, P53 जीन से कंपेयर करें तो P53 जीन नॉर्मल अनडिवाइडिंग सेल्स के अंदर कैसा होता है, अनफॉस्फोराइलेटेड होता है। और अनफॉस्फोराइलेटेड जो कंडीशंस होती है P53 की वो कैसी होती है, इनएक्टिव कंडीशंस होती है। तो नॉर्मल अनडिवाइडिंग सेल्स के अंदर जो न्यूक्लियस है उसके अंदर P53 जो प्रोटीन्स होती है वो अनफॉस्फोराइलेटेड होती है, इनएक्टिवेटेड होती है। वाइल अगर हम रिटेनोब्लास्टोमा की बात करें तो रिटेनोब्लास्टोमा जो है ये अनफॉस्फोराइलेटेड होता है, बट ये क्या होता है, आपका एक्टिव होता है। तो अगर हम P53 एंड रिटेनोब्लास्टोमा में अगर हम कंपैरिजन की बात करें तो P53 जो जीन्स है
जब अनफॉस्फोराइलेटेड होता है तो कैसा होता है, इनएक्टिव होता है। और जो रिटेनोब्लास्टोमा है वो आपका जब अनफॉस्फोराइलेटेड होता है तो क्या होता है, एक्टिव होता है। अगर हम सिमिलरिटीज की बात करें तो P53 एंड रिटेनोब्लास्टोमा दोनों क्या होते हैं, ट्यूमर सप्रेसर क्या होते हैं, जीन्स होते हैं। इसके अलावा जो P53 जीन्स है ये भी कहां पे, न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है, ईच एंड एवरी सेल्स के अंदर। और जो रिटेनोब्लास्टोमा है वो भी कहां पे प्रेजेंट होता है, इनसाइड दी न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, ईच एंड एवरी सेल्स के अंदर क्या होता है, प्रेजेंट होता है। इसके अलावा डिफरेंस की बात करें तो P53 जो जीन्स है ये एक्ट करता है एज ए ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर, क्या करता है, एक्ट करता है। वाइल अगर हम रिटेनोब्लास्टोमा की बात करें तो रिटेनोब्लास्टोमा जो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर की तरह एक्ट नहीं करता, बट जो ट्रांसक्रिप्शन जो फैक्टर है E2F उसको क्या रखता है, बाउंड करके रखता है सेल्स के अंदर। और सेल्स के अंदर जो सेल डिवीजन का जो प्रोसेस है उसको क्या रखता है, इनहिबिट करके रखता है G1 फेज के अंदर। तो बोथ P53 जीन एंड रिटेनोब्लास्टोमा जो जीन्स है वो क्या करते हैं, सेल्स को G1 फेज के अंदर क्या करते हैं, अरेस्ट करके रखते हैं। बट मान लो सेल्स के अंदर जैसे ही मान लो डिवाइडिंग कोई भी आरटीके मिले, वो डिवाइड करना स्टार्ट करे, तो जैसे ही सेल्स को क्या मिलेंगे, आरटीके रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज को क्या मिलेंगे, ग्रोथ फैक्टर्स मिलेंगे, तो सेल के अंदर सिग्नलिंग होगी। और जैसे ही सेल्स के अंदर क्या होगी, सिग्नलिंग होगी, तो सेल्स के अंदर क्या होंगे, सीडीके सिंथेसाइज होने होंगे। जैसे G1 फेज की बात करें तो G1 फेज के अंदर क्या होता है, CDK4 एंड साइक्लिन डी क्या होती है, सिंथेसाइज होती है। ये जो सीडीके है, साइकिल डिपेंडेंट जो काइनेज है, ये क्या करेंगे, इस रिटेनोब्लास्टोमा को क्या करेंगे, फोस्फोराइलेटेड करेंगे। तो अगर हम अर्ली G1 फेज की बात करें, अर्ली G1 फेज के अंदर CDK4 एंड CDK6 के होंगे आपके फॉर्म्ड होंगे। ये जो CDK है ये क्या करेंगे, रिटेनोब्लास्टोमा के अंदर क्या करेंगे, फोस्फोराइलेशन करेंगे। और ये जो फोस्फोराइलेशन होगा ये कैसा होगा, पार्शियली फोस्फोराइलेशन होगा। और इस कंडीशंस में भी जो रिटेनोब्लास्टोमा है वो कैसा होता है, एक्टिव फॉर्म के अंदर होता है। बट जैसे ही लेट फेज के अंदर सेल साइकिल एंटर करती है G1 फेज के अंदर, लेट G1 फेज के अंदर, तो लेट G1 फेज के अंदर क्या होते हैं, CDK2 क्या होते हैं, सेल डिपेंडेंट काइनेज एंड साइक्लिन ई क्या होती है, सिंथेसाइज होती है। ये जो CDK2 है अब क्या करेंगे, इन रिटेनोब्लास्टोमा पे क्या करेंगे, कंप्लीटली फोस्फोराइलेशन करेंगे। जैसे ही रिटेनोब्लास्टोमा कंप्लीटली फोस्फोराइलेटेड होगा तो ये रिटेनो जो ब्लास्टोमा है ये किस फॉर्म में चला जाएगा, इनएक्टिव फॉर्म में चला जाएगा। जैसे रिटेनोब्लास्टोमा इनएक्टिव होगा तो ये जो E2F जो फैक्टर से क्या हो जाएगा, रिलीज हो जाएगा। अब ये जो E2F जो फैक्टर से क्या करेगा, जीनोम के ऊपर क्या होगा, बाइंड होगा। जैसे जीनोम पे बाउंड होगा, जीनोम के अंदर ट्रांसक्रिप्शन होगा, ट्रांसलेशन होगा, और इन रिस्पॉन्स क्या होगा, साइक्लिन ए, ORC ओरिजिन, साइट सी, MCM हेलिकेज, डीएनए पॉलीमरेज, डीएनए रिपेयर प्रोटीन क्या होगी, सिंथेसाइज होगी। और सेल्स क्या करेगी, नेक्स्ट जो फेज है, S फेज है, उसके अंदर क्या करेगी, एंटर करेगी। क्योंकि S फेज के अंदर क्या होता है, रेप्लीकेशन अकर हो, तो रेप्लीकेशन के लिए क्या होती है, डीएनए पॉलीमरेज की रिक्वायरमेंट होती है। रेप्लीकेशन इनिशिएटिंग जो प्रोटीन्स है जैसे MCM हेलिकेज है, ORC, ये सभी कौन सिंथेसाइज करेंगे, E2F फैक्टर सिंथेसाइज करेंगे। बट अनडिवाइडिंग सेल्स के अंदर इन E2F फैक्टर्स को रिटेनोब्लास्टोमा क्या रखता है, बाउंड करके इसको इनएक्टिव रखता है। देखो अगर रिटेनोब्लास्टोमा में कोई भी म्यूटेशंस हो जाए, तो रिटेनोब्लास्टोमा में म्यूटेशंस होगी तो E2F फैक्टर्स को क्या नहीं कर पाएगा, बाउंड नहीं कर पाएगा। तो ये जो E2F जो फैक्टर वो कंटिन्यूअसली क्या करता रहेगा, डीएनए पॉलीमरेज रेप्लिकेशन इनिशिएटिंग प्रोटीन को क्या रहेगा, सिंथेसाइज करता रहेगा। और सेल्स कंटिन्यू क्या करती रहेगी, ग्रो डिवाइड करती रहेगी, और कैंसरस सेल्स के अंदर क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। तो रिटेनो जो ब्लास्टोमा है वो एक्ट करता है एज ए ट्यूमर सप्रेसर जीन्स। ये ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर नहीं है, बट ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर को क्या रखता है, बाउंड करके रखता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि मान लो सेल्स के अंदर क्या है, कोई भी डीएनए डैमेज है, मान लो कोई भी डबल स्टैंडर्ड डीएनए डैमेज है, तो डबल स्टैंडर्ड डीएनए डैमेज को सेंस कौन करता है, mRNA जो कॉम्प्लेक्स है वो क्या करता है, जैसे ही डीएनए के अंदर क्या होता है, डबल स्टैंडर्ड डैमेज होता है, तो उस डबल स्टैंडर्ड डीएनए ब्रेक के ऊपर क्या होता है, बाउंड हो जाता है उसको सेंस करके। और जैसे ही mRNA कॉम्प्लेक्स डबल स्टैंडर्ड डीएनए डैमेज पे बाउंड होता है तो क्या करता है, एक्टिवेट करता है ATM प्रोटीन्स को, सीरियन थ्योरीन काइनेज को एक्टिवेट करता है। और ATM क्या करता है, CHK2 सेल चेकपॉइंट काइनेज को क्या करता है, एक्टिवेट करता है। अल्टीमेटली बोथ ATM और CHK क्या करते हैं, P53 जीन्स को क्या करते हैं, फोस्फोराइलेटेड करते हैं। जैसे ही P53 जीन क्या होगा, फोस्फोराइलेटेड होगा, ये क्या करेगा, प्रोटीन 21 को क्या करेगा, सिंथेसाइज करेगा। और ये जो प्रोटीन 21 है ये क्या होता है, इनिबिटर होता है किसका, CDK2 का क्या होता है, इनिबिटर्स होता है। साइक्लिन ई का क्या होता है, इनिबिटर्स होता है। तो सेल्स के अंदर जब डीएनए डैमेज होगा तो P53 जीन्स एक्टिवेट होकर क्या करेगा,
P21 प्रोटीन्स को सिंथेसाइज करेगा। ये P21 क्या करेगा, सेल्स के अंदर जो CDK2 है एंड साइक्लिन E है, इनको क्या करेगा, इनिबिट करके रखेगा। डेट मीन्स अब CDK2 एंड साइक्लिन E जो रिटेनोब्लास्टोमा है उसका कंप्लीट फोस्फोराइलेशन नहीं कर पाएगा, और रिटेनोब्लास्टोमा क्या रहेगा, एक्टिव रहेगा। वो E2F फैक्टर को क्या रखेगा, बाउंड करके रखेगा। तो अब जो सेल्स है वो क्या रहेगी, G1 फेज के अंदर ही क्या रहेगी, अरेस्ट रहेगी, क्योंकि रिटेनोब्लास्टोमा पे क्या है, ओनली पार्सली फॉस्फोराइलेशन है, और पार्सली फॉस्फोराइलेशन जो स्टेट होती है रिटेनोब्लास्टोमा की, वो एक्टिव स्टेट होती है। वो E2F फैक्टर्स को क्या रखेगी, बाउंड रखेगी। E2F फैक्टर रिलीज नहीं होगा और सेल्स G1 फेज के अंदर क्या हो जाएगी, अरेस्ट हो जाएगी। तो बोथ P53 एंड जो आपके रिटेनोब्लास्टोमा जो जीन्स है, दोनों क्या करते हैं, सेल्स को G1 फेज के अंदर क्या करते हैं, अरेस्ट करने का काम करते हैं। अब हम रिटेनोब्लास्टोमा की बात करें तो ये जो रिटेनोब्लास्टोमा जो जीन्स है एक कैंसर प्रोड्यूस करता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, रिटेनोब्लास्टोमा बोलते हैं। ये जो रिटेनोब्लास्टोमा है ये चाइल्ड ट्यूमर होता है रेटिना के अंदर। रेटिना चिल्ड्रन के अंदर जो रेटिना है उसके अंदर क्या होता है, ट्यूमर होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, रेटिनोब्लास्टोमा बोलते हैं। किसके कारण होता है, रिटेनोब्लास्टोमा जीन के कारण होता है। ये रिटेनोब्लास्टोमा जो जीन है वो क्या करता है, प्रोटीन रिटेनोब्लास्टोमा को क्या करता है, अराइज करता है। तो ये जो रिटेनोब्लास्टोमा है चिल्ड्रन के अंदर रेटिना का जो ट्यूमर है ये अराइज होता है कब, जब बोथ जो कॉपीज है रिटेनोब्लास्टोमा 1 जीन्स की क्या हो जाए, इनएक्टिवेट हो जाए, इनएक्टिवेशन हो जाए, तो क्या होगा, उस पर्सन के अंदर, उस चिल्ड्रन के अंदर क्या होगा, ट्यूमर डेवलप होगा। तो ये जो रेटिनोब्लास्टोमा है ये दो टाइप से क्या हो सकता है, अराइज हो सकता है। दो टाइप के रिटेनोब्लास्टोमा होते हैं, एक होते हैं हेरिडेटरी रिटेनोब्लास्टोमा जिसको हम फैमिलियल फॉर्म के नाम से जानते हैं, और सेकंड है नॉन हेरिडेटरी रिटेनोब्लास्टोमा जिसको हम स्पोरडेइक फॉर्म के नाम से जानते हैं। तो दो फॉर्म है रिटेनोब्लास्टोमा की, एक है हेरिडेटरी फॉर्म और सेकंड है नॉन हेरिडेटरी फॉर्म। हेरिडेटरी फॉर्म क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि रिटेनो जो ब्लास्टोमा है डेट मीन्स म्यूटेटेड जो रिटेनोब्लास्टोमा की जो कॉपी है वो कहां से ट्रांसफर हो रही है, पेरेंट से इनहेरिटेड हो रही है ऑफ सफरिंग के अंदर। दैट्स व्हाई इस रिटेनोब्लास्टोमा फॉर्म को हम क्या बोल रहे हैं, हेरिडेटरी फॉर्म बोल रहे हैं। बट नॉन हेरिडेटरी जो रिटेनोब्लास्टोमा है डेट मीन्स पेरेंट से तो नॉर्मल कॉपी इनहेरिटेड होती है ऑफ सफरिंग के अंदर, बट सोमैटिक म्यूटेशन होने के कारण उनके अंदर क्या होता है, बोथ जो कॉपी है रिटेनोब्लास्टोमा जीन की वो क्या हो जाती है, म्यूटेटेड हो जाती है, और पर्सन के अंदर क्या होता है, रिटेनोब्लास्टोमा अकर होता है। तो फर्स्ट अगर हम बात करें फैमिलियल फॉर्म की बात करें तो फैमिलियल फॉर्म के अंदर क्या होता है कि फर्स्ट जो जर्मलाइन म्यूटेशन होने के कारण दैट मीन्स जो पेरेंट्स है उसके अंदर क्या होता है, जो रिटेनोब्लास्टोमा जो जीन होता है जो जिसका लोकेटेड होता है क्रोमोसोम 13 पे, तो उसमें एक जो रिटेनोब्लास्टोमा जो जीन है वो जर्मलाइन म्यूटेशन होने के कारण क्या होता है, जब बर्थ होता है पर्सन का तो उसके पास एक ऑलरेडी म्यूटेटेड क्या होता है, रिटेनोब्लास्टोमा जीन क्या होता है, इनहेरिटेड होता है। तो इस टाइम जो बर्थ होता है, जो ऑफ सफरिंग होता है, उसके पास एक सिंगल कॉपी क्या होती है, रिटेनोब्लास्टोमा की जीन की प्रेजेंट होती है। और ये जो सिंगल जो कॉपी है रिटेनोब्लास्टोमा की, ये क्या शो करती है, हैप्लो सफिशिएंसी शो करती है। हैप्लो का मतलब होता है कि सिंगल जो जीन है वो क्या करेगा, ट्रांसक्राइब करेगा किसको, प्रोटीन रिटेनोब्लास्टोमा को क्या करेगा, ट्रांसक्राइब करेगा। और ये जो रिटेनोब्लास्टोमा जो प्रोटीन है वो क्या करेगी, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर E2F को क्या रखेगी, बाउंड करके रखेगी। दैट मीन्स अगर किसी पर्सन के अंदर सिंगल नॉर्मल कॉपी प्रेजेंट है रिटेनोब्लास्टोमा की, एक म्यूटेटेड प्रेजेंट है, तो भी वो पर्सन है उसके अंदर जो म्यूटेशंस है वो क्या रहेगी, सप्रेस रहेगी, क्योंकि एक सिंगल जो कॉपी है रिटेनोब्लास्टोमा की वो क्या करेगी, प्रोटीन रिटेनोब्लास्टोमा को फॉर्म करेगी, वो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर को क्या रखेगा, बाउंड रखेगा। बट इसके अंदर क्या हो जाए, सेकेंड म्यूटेशन हो जाए, आफ्टर दी बर्थ म्यूटेशन हो रही है, दैट्स व्हाई इसको हम क्या बोल रहे हैं, सोमेटिक म्यूटेशंस बोल रहे हैं। तो ड्यू टू सेकंड सोमेटिक म्यूटेशन अब जो रेस्ट जो रिटेनोब्लास्टोमा जो जीन्स था वो भी क्या हो गया, म्यूटेटेड हो गया। दैट मीन्स अब दोनों जो जीन्स थे रिटेनोब्लास्टोमा के म्यूटेटेड हो गए। दैट मीन्स अब जो रिटेनोब्लास्टोमा जो प्रोटीन है वो सिंथेसाइज नहीं हो पाएगी, और रिटेनोब्लास्टोमा प्रोटीन सिंथेसाइज नहीं होगी तो E2F जो फैक्टर्स वो परमानेंटली क्या रहेगा, एक्टिव रहेगा, जीनोम से अटैच होके क्या करेगा, कंटिन्यूअस उसको क्या करेगा, डिवाइड करता रहेगा, और सेल्स के अंदर क्या होगी, लीड्स टू मैलिग्नेंसी, उसके अंदर क्या होगी, कैंसर क्या होगा, प्रोड्यूस होगा, मैलिग्नेंसी क्या होगी, प्रोड्यूस होगी। तो फर्स्ट जो फॉर्म थी उसको हम बोल रहे हैं फैमिलियल फॉर्म, और फैमिलियल फॉर्म के अंदर फर्स्ट जो म्यूटेशन है वो कैसी होती है, जर्मलाइन म्यूटेशन होती है। वाइल अगर हम बात करें स्पोरडिक फॉर्म की बात करें या फिर नॉन हेरिडेटरी रिटेनोब्लास्टोमा की बात करें तो नॉन हेरिडेटरी रिटेनोब्लास्टोमा के अंदर क्या होता है, जब पर्सन का जो बर्थ होता है तो उसके अंदर जो क्रोमोसोम नंबर 13 पे जो रिटेनोब्लास्टोमा जीन्स होता है, दोनों जो कॉपी है वो कैसी होती है,
नॉर्मल कॉपी प्रेजेंट होती है। जैसे उसके अंदर फर्स्ट म्यूटेशंस होगी, एक फर्स्ट सोमेटिक म्यूटेशंस होगी, एक जीन मान लो यहाँ पे क्या हो गया आपका म्यूटेटेड हो गया, तो एक सिंगल जो कॉपी है वो क्या करेगी, रिटेनोब्लास्टमा प्रोटीन को सिंथेसाइज करेगी और A2F जो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स है उसको बाउंड करके उसको क्या रखेगी, इनएक्टिव रखेगी और क्या शो करेगी, हैप्लोसेफिशिएंसी को क्या करेगी, शो करेगी। बट इसके अंदर जब सेकंड सोमेटिक म्यूटेशंस होगी तो बोथ जो रिटेनोब्लास्टमा जो जीन्स है वो म्यूटेटेड हो जाएंगे, तो जो प्रोटीन रिटेनोब्लास्ट में वो सिंथेसाइज नहीं हो पाएगी और ये जो सेल्स है, ये जो पर्सन्स है, इट लीड्स टू मैलिग्नेंसी। ये जो सेल्स अब किसकी तरफ लीड करेगी, मैलिग्नेंसी तक क्या करेगी, रीड करेगी। तो अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि जो रिटेनोब्लास्टोमा है इट काज बाई, तो रिटेनोब्लास्टोमा अकर्स होता है बोथ जर्मलाइन और सोमेटिक म्यूटेशन से क्या होता है, रिटेनोब्लास्टोमा क्या होता है, अकर होता है। अगर हम बात करें फैमिलियन रिटेनोब्लास्टोमा की बात करें तो फैमिलियन जो रिटेनोब्लास्टोमा है उसमें फर्स्ट जो म्यूटेशन होती है वो जर्मलाइन म्यूटेशन होती है एंड सेकंड क्या होती है, सोमेटिक म्यूटेशन होती है। तो अगर रिटेनोब्लास्टोमा पूछा जाए तो हम क्या बोलेंगे, जर्मलाइन और सोमेटिक म्यूटेशन। अगर फैमिलियल रिटेनोब्लास्टोमा पूछा जाए तो हम क्या बोलेंगे कि जर्मलाइन एंड सोमेटिक म्यूटेशन। फर्स्ट जो म्यूटेशन होती है वो जर्मलाइन म्यूटेशन होती है और सेकंड जो म्यूटेशन होती है वो सोमेटिक म्यूटेशन होती है। थर्ड अगर हम बात करें स्पोरेडिक रिटेनोब्लास्टोमा की बात करें तो स्पोरेडिक जो फॉर्म होती है रिटेनोब्लास्टोमा की, इसमें क्या होती है, बोथ जो म्यूटेशन है वो कैसी होती है, सोमेटिक म्यूटेशन होती है। तो स्पोरेडिक जो रिटेनोब्लास्टोमा वो अराइज होता है ड्यू टू सोमेटिक म्यूटेशंस, फैमिलियल रिटेनोब्लास्टोमा अराइज होता है ड्यू टू जर्मलाइन एंड सोमेटिक म्यूटेशन। और जो रिटेनोब्लास्टोमा की अगर बात करें, इन जनरल बात करें तो हम जर्मलाइन और सोमेटिक दोनों से क्या होता है, रिटेनोब्लास्टोमा क्या होता है, अकर होता है। देखो एक अनदर डायग्राम से हम देख सकते हैं कि जो रेटिनल जो सेल्स है उसके अंदर जो रिटेनोब्लास्टोमा जो जीन्स है, दोनों जो जीन्स है नॉर्मल है, क्या करेंगे, नॉर्मल ग्रोथ शो करेंगे। तो इसमें मान लो एक जो जीन्स था उसके अंदर स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन होगी, एक जो कॉपी थी रिटेनोब्लास्टोमा की वो क्या हो गई, म्यूटेटेड हो गई। तो एक सिंगल सेल म्यूटेटेड होने के बाद भी जो सेल्स है वो क्या शो कर रही है, नॉर्मल सेल ग्रोथ शो कर रही है। मान लो अब इस अनदर सेल्स में फिर से क्या हो जाए, स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन हो जाए सेकंड कॉपी ऑफ रिटेनोब्लास्टोमा जीन के अंदर, तो ये जो बोथ म्यूटेटेड रिटेनोब्लास्टोमा जो जीन से क्या करता है, जो ग्रोथ का जो कंट्रोल होता है उसको लॉस कर देता है और कंटिन्यूअस ग्रोथ करके क्या करता है, मैलिग्नेंसी को क्या करता है, प्रोड्यूस करता है। तो इसमें बोथ जो म्यूटेशंस है वो कैसी है आपकी, इन सोमेटिक म्यूटेशंस है, तो ये शो करता है आपकी स्पोरेडिक फॉर्म को क्या करता है, शो करता है। अगर हम बात करें कि एक रेटिनल सेल्स है, उस रेटिनल सेल्स के अंदर क्या है, एक रिटेनोब्लास्टोमा जो जीन्स है वो क्या आपके पेरेंट के अंदर म्यूटेटेड है, तो जो ऑफस्प्रिंग है उसके अंदर क्या होगा, एक म्यूटेटेड कॉपी क्या होगी, रिटेनोब्लास्टोमा की इनहेरिटेड होगी। बट सिंगल जो कॉपी है वो हैप्लोसेफिशिएंसी को शो करती है, नॉर्मल सेल ग्रोथ शो करती है, बट उसके अंदर स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन इन सेकंड कॉपी ऑफ रिटेनोब्लास्टोमा जीन, सेकंड जो सोमेटिक जो म्यूटेशंस होगी उसके कारण दोनों जो रेस्ट जो कॉपी थी रिटेनोब्लास्टोमा जीन्स की वो भी क्या हो जाएगी, म्यूटेटेड हो जाएगी। और जो रेटिनल जो सेल्स है वो अपने ग्रोथ का जो कंट्रोल है उसको लॉस करके क्या करती है, सेल्स के अंदर अनकंट्रोल डिविजन शो करती है और सेल्स के अंदर मैलिग्नेंसी को क्या करती है, प्रोड्यूस करती है।